मैंने आपको परफॉर्मर के बारे में बताया था, उसी सेशन में ये ऐड करने वाला था, लेकिन बाद में मुझे इस पर नज़र पड़ी। एक चीज़ मैंने और जन होता है जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और पेशेंट का फेथ नहीं बन पाता है। बहुत सारे लोग इसको डिनाई कर देते हैं लेने से, और कुछ लोग इसको समझते ही नहीं है। और कई बार आप अपने डिस्पेंसरी से उसको स्टेट डोज देने के हिसाब से भी देने जाते हैं, तो उसको टेस्ट को लेकर के अरे नहीं ये तो क्या पिला दिया, मैं पीऊँगा नहीं, तो बहुत सारी समस्या आती है। और धीरे से वो फिर एलोपैथी में और जीपी की ओर डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो क्या होता है, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस करने के बाद में आप क्या कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, कोई स्पेशलिटी ले रहे हो, आप सर्जन बन रहे हो, फिजिशियन बन रहे हो, एमडी बन रहे हो, डीएनबी बन रहे हो, ऑर्थो में जा रहे हो, स्किन स्पेशलिस्ट बन रहे हो, डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हो। सब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है ना। 5 साल, फिर 3 साल, फिर आप एक महारत हासिल करके बाहर आ रहे हो। लेकिन होम्योपैथी में अगर कुछ डिसएडवांटेज है तो बहुत सारे एडवांटेज है। एडवांटेज यही है कि आपने होम्योपैथी करने के बाद में थोड़ी सी मेहनत अपने आप पर कर ली और महारती विशेषज्ञ कहलाएंगे। पे काम नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब ये डिपार्टमेंट वाइज बढ़ चुका है तो कई बार आप सारी चीज़ें लेके बैठोगे तो लोग होए है आपके पास एक से एक रामबाण इलाज है, आप किल कर सकते हैं एक से एक बड़ी डिजीज़ को। लेकिन लोग ये सोचेंगे कि यार एक अकेला आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऑर्थो का काम अकेला कर रहा है, वो गायनी का काम अकेले कर रहा है। लेकिन विदाउट सर्जरी, सिर्फ मेडिसिन, एमडी की बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर मेंटल बेसिस पे काम किया तो मेंटल में बहुत सारे पेशेंट हैं। आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया और आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा। आप कहीं पे सर्वे करके आप घूमने निकल जाओ एक बार, और आप जहाँ जहाँ ये मानसिक रोगी वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाकर के देखिए, दिन प्रतिदिन उनके चैम्बर में भीड़ बढ़ रही है। तो आप साइकेट्रिक डिपार्टमेंट को लेकर के काम कर सकते हैं, स्किन में लेकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि जीआईटी को लेकर के आप काम कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी, ईएनटी, हर एक डिपार्टमेंट में आप एक अपनी अलग पहचान बना करके एक अलग स्पेशलिटी लेकर के काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसमें डूब के काम करना होगा और खोजबीन करनी होगी, क्योंकि उसमें एक ही अंतर है बाकी पैथी और होम्योपैथी में। बाकी पैथी लेकिन समाधान नहीं हो पाता है क्योंकि ड्रग ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर मौजूदा इतने सारे ड्रग है, बस आपको उसको खोज करके उसको पहले आपको प्रूव करना होगा कि हाँ आप इस चीज़ के महारत हासिल कर चुके हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप अच्छे होम्योपैथ का वो रूटीन बन जाएगा। तो ठीक उसी तरह जैसे कि मैं डिजीज वाइज बताता हूँ, जैसे कि मेंटल में आपको पेशेंट मिलते हैं इंसोमेनिया के, माइग्रेन के, एंगर के, टेंशन के, स्पर्मेटोरिया, सेक्सुअल डिविलिटी। एक्चुअली क्या आपको मेंटल में हो गया है, स्किन में आपको एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल, वॉट्स, डर्मेटाइटिस, एक्ने, हेयर फॉल और स्क्रोटल कैल्सिनोसिस, विटलिगो, इस तरह के डिजीज मिलेंगे आप जी। और वहीं पर जब आप जीआईटी में जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उसमें मिलेगा आपको गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, कोलेलिथेसिस, एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट एब्डोमेन में कुछ भी हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है, रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, इस तरह से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में देखा जाए तो रीनल कैल्कुलाई, प्रोस्टेट, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर। और कई बार एक्यूट रीनल फेलियर में तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो क्रॉनिक हो चुके होते हैं उसमें आप काम कर सकते हो। और कई सारे पेशेंट हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा बाद में। और रेस्पिरेटरी में सीओपीडी, क्रॉनिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, बाकी जनरल जो सीसीएफ, कफ कोल्ड फीवर। ईएनटी में नेजल पॉली, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इस तरह की डिजीज है। और एक्सट्रीमिटीज में शैटिका हो गया, बैक पेन हो गया, वेरिकोस वेन हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, लाइपोमा, सीवीएस। इसके अंतर्गत आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एमआई से रिलेटेड हो गया है। हालांकि एक्यूट एमआई जब अटैक होता है, कार्डियक अटैक होता है, तो उसमें तो मैनेज उस पार्ट को छोड़ ही दे आप। लेकिन जो रेगुलर जो मेडिसिन खाते हैं ब्लॉकेज को निकालने के लिए, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। ओल्ड एमआई में, हाइपरटेंशन में, पल्पिटेशन में, पीएसवीटी में, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में,
फीमेल में अगर देखा जाए तो ल्यूकोरिया, एमोनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेट्रोरेजिया, पीसीओडी। मेल में अगर देखा जाए तो ओलिगोस्पर्मिया, इरेक्टाइल फंक्शन, नेक्रोस्पर्मेटोरिया। इन सब पार्ट में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें डिजीजेज हैं। और जो पार्ट है शुगर, बीपी, थायराइड, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। एक्चुअली ये शुगर जीआईटी का पार्ट है, क्योंकि ये पेनक्रियास से रिलेटेड है, तो आप जीआईटी में इसको जोड़ सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, ये सीवीएस का पार्ट है, कार्डियक का पार्ट है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। थायराइड, ये आप ईएनटी का पार्ट भी मान सकते हैं। एक्चुअली ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आते हैं, तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो बीपी, शुगर, थायराइड के पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर उनसे कह देते हैं कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, और वो भी ये मान के ही दवाई खाते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। क्योर नहीं कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, तो वो बैलेंस आप इजीली कर सकते हैं। आप होम्योपैथी मेडिसिन रिप्लेस करिए एलोपैथी की जगह, तो उसी से उसका बैलेंस रहेगा। ज़रूरी नहीं कि, और क्योर की बात नहीं करें हम अभी, आप बैलेंस की बात कर रहे हैं। हम जो काम वो कर रहा है, हम बैलेंसिंग का काम कर सकते हैं इजीली। क्योर करना थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है, थोड़ा टास्क स्ट्रॉन्ग वाला हो जाता है, लेकिन आप उस पर भी काम करेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि ये किस बेसिस पे काम करता है होम्योपैथी इस बेसिस पे काम करता है, सिमिलर सिमिलस क्यूरेंटर। रीज़न आप ढूंढिए कि किस रीज़न से इसको ये बीमारी हुई है, तो आप उसको क्योर भी कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हाइपरटेंशन का जो है होम्योपैथी मैनेजमेंट, होम्योपैथी है, इसमें हम एलोपैथी में क्या कर सकते हैं, होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं, ये एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे होम्योपैथी वाइज एक फॉर एग्जांपल आप सुन लीजिए, हाइपरटेंशन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मेडिसिन है, ग्लोनाइन है, क्रेटेगस है, लैकेसिस है, नेट्रोम्योर है। तो पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आप निकालिए पेशेंट का और दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा रैपिड डाइजेस्ट करना आना चाहिए, रूब्रिक आपको पता होना चाहिए। फिर रिस्क फैक्टर अवॉइड करिए, जिसमें भी इसमें ओबेसिटी है, अगर पेशेंट ओबेस है तो उसको वेट लॉस के लिए स्मोकिंग फैक्टर, अल्कोहल फैक्टर ये हटाने के लिए। फिर जो है एडवाइस करिए एक्सरसाइज के लिए, डाइट प्लान करिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कहिए। फिर इस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन आप कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि NL11 है, राउल्फिया है ना, एलोपैथी ड्रग है, नहीं हो पा रहा तो आप है ना, राउल्फिया है, इस तरह से। और अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें फिर एलोपैथी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा फंडा एलोपैथी होम्योपैथी को लेकर के वो कंपटीशन नहीं है, मैं न्यू कॉमर्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो आप ये मैनेज कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा देन आप एलोपैथी की मदद लीजिए, क्योंकि उसका बीपी रहना ज़रूरी है, ना कि ये ज़रूरी है कि आप कौन सी पैथी से उसका मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह डायबिटीज़ हर एक का लिखा है, तो मैं अगले सेशन में ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सीवी स्ट्रोक कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।